हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। बच्चा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो बच्चों, नंबर आपको अगर लाने हैं तो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली तो आप समझो आपके 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू करते हैं अपने हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक्स बॉन्ड। देखो बच्चों, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो भी मैं आपको इस तरह से क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको समझ में सारा कुछ आएगा। ठीक है ना, बस आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। तो हमसे पूछा गया है sp2। देखो बच्चों, अगर आप ये ध्यान रखें कि कार्बन के अगर चारों सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के अगर क्या है चारों अगर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो आप समझो कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और एक आपको डबल बॉन्ड नजर आए तो आप समझ लेना कि वो sp2 है। और एक ट्रिपल बॉन्ड हो या दो डबल बॉन्ड हो तो आप समझ लेना वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। एलाइल हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड होता क्या है? अगर आपके पास डबल बॉन्डेड यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होता है प्यारे बच्चों, तो वो एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है ना, बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर प्यारे बच्चों आपको हैलोजन दिखाई दे रहा है। एल्काइल हैलाइड, ये तो आपको पता ही है, सिंपल, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे CH3Cl एल्काइल हैलाइड है। बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? देखो, जो आपके पास एरोमेटिक रिंग है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज से जस्ट अगले वाले कार्बन पर आपको हैलोजन जुड़ा हुआ दिखाई देगा। बिनाइल हैलाइड क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, बिनाइल हैलाइड होता है आपका डबल बॉन्डेड, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ही आपको हैलोजन जुड़ा हुआ दिखाई देगा। देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो sp2 है। और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा हैलाइड्स कंटेन कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया डी। चारों चीजें समझ में आ गई, बढ़ें आगे, चलो भाई। आउट ऑफ विच एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। अभी प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि एलाइलिक हैलाइड होता क्या है, यानी कि हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अगर उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। मैं लिख भी दे रहा हूं कि भाई एलाइलिक हैलाइड आप याद रखोगे कि एलाइलिक हैलाइड एज द हैलोजन is attached to sp3 to sp3 hybridized carbon atom which is next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर है इतनी बात? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड याद रहेगी बात कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर आपको अगले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो भी हैलोजन आपको दिखे, समझ जाना इस कॉल एलाइलिक। क्लियर है बात इतनी? देख लो एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिनाइलिक हैलाइड। मैंने आपको बताया था कि बिनाइलिक हैलाइड में जो भी आपका हैलोजन जुड़ा होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होगा। रहेगी बात याद? तो ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? बिनाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, चलो भाई। आउट ऑफ विच एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। देखो बेंजाइलिक हैलाइड होते क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होगा और नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, यानी कि जैसे ये आपको दिख रही है एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग में जो भी आपके पास यहाँ कार्बन नजर आ रहा है इससे हैलोजन जुड़ा हुआ ना चाहिए। अब देखो इस वाले में तो उस कार्बन के और अगले कार्बन पर जुड़ा है, तो ये तो आपका बेंजाइलिक नहीं है, ये आपका बेंजाइलिक हुआ। तो मैं लिख दे रहा हूं इसमें, आप याद रखोगे
कि ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल का बताया और हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग से अगले कार्बन पर आपको हैलोजन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं, आप याद रखोगे कि हैलाइड ग्रुप attached to is attached to sp3 hybridized sp3 hybridized carbon atom sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring। क्लियर है इतनी बात? याद रहेगी, बस इसलिए लिख रहा हूं कि आप भूलो ना। तो आपको देखो अब तक क्या क्या पता चला कि बिनाइलिक कौन है, एलाइलिक कौन है, बेंजाइलिक क्या है, याद रहेगी। अगर आपको नहीं पता तो अब सीखो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राइट द आईयूपीएससी नेम। देखो बच्चों, आईयूपीएससी की बेसिक तो आपने 11th में या 10th में सीखी है। तो क्या ध्यान रखा था, सबसे पहला काम होता था कि आप सबसे बड़ी चेन को ढूंढो। चलो भाई शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी चेन से। देखो 1 2 3 4 और 5 ये आपको नजर आ रही है। लिखने को तो आप इधर से भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन जो डबल बॉन्ड है, देखो बच्चों इधर से 3 पर आ रहा है, उधर से 2 पर आ रहा है, तो हम प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे सब्स्टिट्यूएंट से पहले। क्लियर? क्योंकि ये हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है ना इतनी बात? अब देखो 4 पर आपको मिथाइल और ब्रोमो दोनों नजर आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। क्लियर है इतनी बात? आप 2 पेंटीन भी लिख सकते हो और पेंट 2 इन भी लिख सकते हो। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक है ना? देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। सबसे पहले आप 4 कार्बन बना लो। तो देखो 4 पर है तो मतलब 1 2 3 और 4, आपने 4 कार्बन बनाए। 1 2 3 4। अब देखो 4 पर क्लोरो है तो पहले एक Cl जोड़ दो। ठीक है? और एक ब्रोमो है, उस पर ब्रोमीन जोड़ दो। और एक डबल बॉन्ड है कौन से पर? 2 पर, तो ये डबल बॉन्ड। बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी कर दो। तो इधर भी 2 H2 आ जाएंगे, इधर भी 2 H2 आ जाएंगे, यहां पर एक H होगा और एक H यहां होगा। तो हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। क्लियर है इतनी बात? पहले 4 कार्बन बनाए और जहां जहां पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट थे उन्हें जोड़ दिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं, पहले आप प्रोपीन बनाएं। तो देखो CS2 C डबल बॉन्ड CS2, और यहां पर हमारा मिथाइल था तो एक मिथाइल जोड़ दिया, और 3 पर प्यारे बच्चों ब्रोमो था, तो यानी 1 2 3, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो करना क्या है, सबसे पहले आप चेन बनाओ, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड को देखो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ठीक है भाई, आप पहले पेंटेन बना लो। CS3 CS2 CS2, तो ये हो जाएगा आपका CH, यहाँ पर एक Br लगा देना, और ये हो गया आपका CS3। तो 1 2 3 4 और 5, तो 2 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में बिल्कुल आ रहा है ना? चलो भाई, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है भाई, नंबरिंग कर लेते हैं पहले। CS2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, तो 1 2 3, तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो और प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। ठीक है, आप 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। चलो भाई सेकंड देखते हैं इसका। सी से आपके 3 Cl है, यानी कि इधर एक Cl एक Cl एक Cl, एक इधर Cl Cl Cl, ये है ना 3 CCl3, तो 3 जोड़ दो पहले, Cl 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 और एक Cl यहाँ।
अगर आप नंबरिंग करोगे तो सबसे बड़ी चेन यानी कि 1 2 और 3, तो ये आपकी 3 कार्बन की मेन चेन हो गई। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब देखो 2 पर आपको ये जुड़ा हुआ दिख रहा है ट्राइक्लोरो, तो या तो आप इसे 1 डैश भी लिख सकते हो, तो आएगा 2 1 डैश कोमा 1 डैश कोमा 1 डैश ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, यही तो हो जाएगा ट्राइक्लोरो। चलो भाई इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ भाई, तो कितना हो गया? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरोमिथाइल। ये तो हो गया हमारे पास जो हमारी कॉम्प्लेक्स चेन्स थी, ये इसका काम खत्म। अब देखो पहले कार्बन से कितने जुड़ रहे हैं, तो 1 2 और 3, और एक जुड़ रहा है 2 से, और बाकी के जो 3 जुड़ रहे हैं वो नीचे जुड़ रहे हैं। हेप्टाक्लोरो, कितना? हेप्टाक्लोरो प्रोपेन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, बात समझ में आ गई? पहले हमने सबसे बड़ी चेन को देखा 1 2 3, और 2 पर प्यारे बच्चों आपको एक कॉम्प्लेक्स चेन थी उसका नाम लिखा। कॉम्प्लेक्स चेन जो भी आपको लगे आप उसे ब्रैकेट में उसका नाम लिखोगे। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, गिव द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है बच्चों, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो क्या नाम हो गया? 2 ब्रोमो पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अगले पर आते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? 1 3 डाई ब्रोमो, 1 3 ड्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है इतनी बात? चलो अब अगला देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। कितना आएगा? 1 2 3। इधर से मत कर देना क्लोरीन की तरफ से, क्योंकि डबल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस पहले दोगे। तो आएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। क्लियर है इतनी बात? तीनों आगे समझ में? देख लो एक बार। चलो भाई, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम। देखो बच्चों फ्लोराइड, देखो ये जो फ्लोरीन है और आयोडीन है ये दिक्कत करते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और आयोडीन जो है वो सेलेक्टिव है, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो आपको पहले कोई हैलाइड बनाना पड़ेगा, यानी कि ब्रोमाइड और क्लोराइड, उससे आप क्या बनाते हो? फ्लोराइड। ठीक है ना? उससे आप क्या बना रहे हो? फ्लोराइड। तो हम ये कह सकते हैं ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी स्वार्ट रिएक्शन होती है। तो क्या कह पाओगे आप कि एल्काइल, आप चाहे ब्रोमाइड बोल दो, एल्काइल ब्रोमाइड हो या प्यारे बच्चों क्लोराइड हो, ब्रोमाइड या क्लोराइड, व्हेन ट्रीटेड विद, व्हेन हीटेड भी बोल सकते हो आप इसमें, क्योंकि इसमें तो आपको थोड़ी सी हीट भी देनी पड़ेगी। तो व्हेन हीटेड विद, व्हेन हीटेड विद हैवी मेटल, क्या रखना पड़ेगा? हैवी मेटल, हैवी मेटल फ्लोराइड, हैवी मेटल फ्लोराइड गिव्स एल्काइल फ्लोराइड। क्लियर है इतनी बात? इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन कॉल्ड स्वार्ट। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको प्यारे बच्चों? स्वार्ट्स रिएक्शन। चलो भाई, याद रहेगी बात। भले ही एमसीक्यू पर भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ताकि आपको उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए जो एमसीक्यू नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात? तो क्या बनेगा? CH3F प्लस AgBr। तो आंसर आपका क्या हो गया था? स्वार्ट रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, which of the following isomer of pentane will give 3 isomer monochlorides on photochemical chlorination? अब देखो बच्चों, जो आपके पास ये दिया हुआ है ये, अब देखो ये वाला कार्बन हो, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये कार्बन हो, चाहे ये चारों कार्बन एक जैसे हैं, तो इनसे जो हमें क्या नाम क्लोरीन मिलेगा, नहीं क्लोरीनेशन पर, वो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूँ इसकी। देखो इसमें चाहे आप यहाँ से और यहाँ से निकालो तो एक प्रोडक्ट है। ठीक है ना? जैसे मैं CH3 CH2
CH2 CH2 और CH3 है। क्लोरीन से रिएक्ट करा रहा हूँ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या मिल रहा है बच्चों, एक मिल रहा है CH3 CH2 CH2 और CH2Cl, 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5। ठीक, आप चाहो तो यहां पर भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। देखो ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो आप चाहे इसको यहां जोड़ो चाहे वहां। दूसरा क्या बनेगा, आप बीच वालों पर जोड़ दो, बीच वाले मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे देंगे, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा CH3 CH2 CH2 CHCl, ये मिल जाएगा। और एक आप इस वाले पे जोड़ सकते हो, ये जो इनके बिल्कुल बीच में है, तो क्या मिलेगा उसमें, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। तो यानी कि जो हमारे पास एन पेंटेन है ये वाला, यही हमें क्या दे रहा है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स दे रहा है फोटोकेमिकल क्लोरोनेशन पर, ठीक है ना। पहला दे नहीं रहा, दूसरा दे रहा है। अगर हम देखो इसकी भी बात करें तो इसमें देखो कौन, ये दोनों पोजीशन एक है तो एक देगा, ये अलग देगा, ये अलग देगा और ये अलग देगा, तो ये भी 3 से ज्यादा दे रहा है, तो ये भी सही नहीं है। क्लियर है इतनी बात, चलो भाई। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग ब्यूट वन इन टू ब्यूट वन आइडोब्यूटेन। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोरीन को डायरेक्ट लगाना और आयोडीन को लगाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, क्योंकि आयोडीन सेलेक्टिव है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आप HBr से रिएक्शन करो, और परोक्साइड में, क्योंकि परोक्साइड में आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक है ना। तो ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये अब आप इसकी रिएक्शन करा दो किससे, NaI एसीटोन से। किससे करा दोगे, NaI एसीटोन। क्लियर इतनी बात, तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2I। क्लियर है इतनी बात, डायरेक्ट नहीं बनेगा। और दूसरा, जब भी आपको है ना समझ लो कि उस कार्बन पर लगाना हो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा, तो परोक्साइड, परोक्साइड जरूर याद रखें, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो भाई, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग thionyl chloride, the method prepared for preparing alkyl chloride from alcohols। देखो बच्चों, thionyl chloride हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आपको 2 गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं, SO2 और HCl, ठीक है ना। याद रखोगे तो मैं लिख देता हूं कि thionyl chloride इज प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये आपको गैसियस प्रोडक्ट देता है, और गैसियस प्रोडक्ट होंगे तो तुरंत उड़ के भाग जाएंगे, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन alkyl halide is formed, alkyl halide is formed along with gaseous SO2 एंड HCl, ठीक है ना। SO2 और HCl 2 गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात, सोच लो एक बार। चलो भाई, राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम, बिल्कुल आसान है, अभी आपने करा ऐसा, तुरंत आप NaI एसीटोन से करा दो तो बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaI किससे, एसीटोन से। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH2 CH2I। क्लियर है इतनी बात, पक्का। चलो भाई, हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन। ठीक है, देखो अभी ऐसा ही किया है हमने, बिल्कुल ऐसा ही। चलो पहले प्रोपीन लिख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कराओ HBr। देखो कन्वर्जन की ये है कि जितने ज़्यादा आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे, रिएक्शन याद रखोगे, हो जाएंगे, क्योंकि कन्वर्जन बहुत स्टेप रिपीट करते हैं। देखो यही देख लो, अभी 2-3 पहले से यही चलता आ रहा है।
ठीक है ना। तो peroxides आपने कराई प्यारे बच्चों, तो CH3 CH2 CH2Br। अब आप इसकी रिएक्शन NaI एसीटोन से करा दो, NaI एसीटोन से, देखो बनता है नहीं बनता है। तो आएगा क्या, CH3 CH2 CH2I, बन गया 1 आइडोप्रोपेन। क्लियर है इतनी बात, पक्का। चलो भाई, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चों, जब भी आप Br2 के साथ सनलाइट को देखो, Br2 के साथ सनलाइट मतलब सनलाइट देखते ही आपके दिमाग में आए कि साइड चेन पर एडिशन होगा, और वो भी कौन सी पर, बिल्कुल बेंजाइलिक वाली, ठीक है ना, उस पर आप जोड़ोगे। समझ में आ रही है बात, कि जब भी आपको नजर आए सनलाइट तो समझ लेना कहां पर आपको जोड़ना है, साइड चेन पर। अब देखो इसमें साइड चेन वाला कौन सा है, ये वाला, ये स्टेबल है इस वजह से। क्लियर इतनी बात। तो क्या याद रखो कि साइड चेन हेलोजन अकर एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है इतनी बात, कि साइड चेन हेलोजन कहां पर होगा, हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, अब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलो भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई HBr की रिएक्शन है तो मार्कोनिकोव एडिशन तो होगा ही। कौन सा, मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव्स एडिशन क्या कहता है, ये बोलता था कि आपको हेलोजन वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन कम है। अब देखो कम कहाँ है, तो यहां पर है, तो CH3 CH2 CBr CH3 और CH3। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, याद रहेगी बात। चलो भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो तुम्हारी रिएक्शन वही आ गई, कौन सी, थायोनिल क्लोराइड वाली। तो इसमें क्या बनेगा, तो देखो बस OH हटाओ, Cl को जोड़ो और दो गैसियस प्रोडक्ट यानी कि SO2 प्लस HCl। क्लियर। अब इसमें देखो परोक्साइड है, तो परोक्साइड में मैं बताया था एंटी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी, एंटी मार्कोनिकोव। तो बनेगा CH2 CH2 CH2Br। कोई दिक्कत इसमें, एंटी मार्कोनिकोव। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो भाई देखते हैं। देखो HBr आपको देगा H प्लस, तो CH3 CH2OH, यहाँ पर आपको लोन पेयर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो H प्लस है वो यहाँ आके जुड़ेगा, बनाएगा CH3 CH2 OH2 प्लस, सही है। अब जो Br माइनस है वो इस पर अटैक करेगा, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर निकल जाएगा, ये यहां से बाहर हुआ और बन जाएगा आपका CH3 CH2 Vr प्लस H2। पहले में क्या हुआ, H प्लस जुड़ा क्योंकि वहां पर आपको बच्चों लोन पेयर दिख रहे थे, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और फिर उसके बाद H2 बाहर और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, द स्पीसीज दैट अटैक्स बेंजीन इन द फॉलोइंग। देखो बच्चों, ये जो आपको AlCl3 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और ये भी है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है, इलेक्ट्रो। तो जो AlCl3 है ये पहले आपको क्या देगा, एक इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनेगा, AlCl4 माइनस और मिलेगा Cl प्लस। तो ये जो बना है ना, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यही आपका अटैकिंग ग्रुप है। तो ये अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, बेंजीन पर Cl प्लस, Cl प्लस अटैक करेगा और आपको देगा क्लोरोबेंजीन। क्लियर है इतनी बात, कौन अटैक कर रहा है, Cl प्लस। तो क्या ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसका आपको मोलिकुलर मास ज़्यादा नजर है, क्योंकि तो यहाँ पर फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है। तो सबसे ज़्यादा जो मोलिकुलर मास है वो आपका ये है। तो सीधा आंसर रखोगे किसका ज़्यादा है, ड्यू टू हाइयर मोलिकुलर मास। क्लियर है याद।
तो क्या याद रखोगे, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है। देखो जब मोलिकुलर मास बढ़ता है, वो साइज बढ़ता है, तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ते हैं, और वंडर वॉल फोर्स बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 23, ठीक है, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर RI, RBr, RCl, RF। ठीक है, वंडर फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज द साइज ऑफ हैलोजन। ये गलत है भाई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, ये बात सही है, क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि साइज बढ़ रहा है और मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ते हैं, और जबकि यहाँ क्या लिख रखा है, घटते हैं। तो ये बात तो गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ए तो सही है, लेकिन आर मतलब असर्शन सही है, लेकिन जो इसका रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो बच्चों अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो देखो आपने पढ़ा होगा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो लगभग लगभग सेम है। चाहे आप पैराडाइक्लोरोबेंजीन की बात करो, चाहे आप ऑर्थो की बात करो, चाहे आप मेटा की बात करो। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पर ध्यान दोगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो, जो क्या नाम पैरा है उसका लगभग 448 केल्विन होता है, जो आपका ऑर्थो है वो 453 केल्विन होता है, और मेटा वाले का 446 है। लेकिन यहीं पर अगर बच्चों में मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होता है 323 केल्विन, और ऑर्थे वालों का 256 केल्विन, और इसका आपका 249 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, पैरा का, वो ज़्यादा हो गया। इसका रीज़न क्या है, देखो जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है एक तो वो सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। ठीक है भाई, देखो सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो होता है ये एकदम क्लोजली फिट होता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो समझ जाओ बच्चों आप कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि पैरा आइसोमर is more para isomer is more symmetrical, is more symmetrical। बात समझ में आ रही है कि सिमेट्रिक है, एंड hence its molecules and hence its molecule is, yeah, and some molecules pack closely इन द क्रिस्टल लैटिस। बात समझ में आ गई कि इनकी जो सिमेट्रिक है वो मॉलिक्यूल्स में जो है वो क्लोजली पैक है। जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, क्लोजली पैक होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर force of attraction, intermolecular forces of attraction are stronger। बात समझ में आ रही है कि जो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग सेम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर बात इतनी, देख लो। चलो भाई, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स तो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। देखो आपने एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई चीज़ पोलर है तो वाटर में डिजोल्व हो जाती है या नहीं, यानी कि हाइड्रोलिसिस आप ये समझ लो कि लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक, पोलर पोलर में घुलना पसंद करता है, नॉन पोलर। लेकिन जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं वो तो पोलर हैं, और पोलर होने के बावजूद भी वो नहीं घुल रहे हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पोलर है तो पोलर में घुल जाएगी, नहीं। मैं आपको दो तरह से बता रहा हूँ। पहला आप सोचो एनर्जी के कॉन्सेप्ट से कि इस टाइम पर दो, एक है आपके पास एल्काइल हैलाइड और दूसरे हैं वाटर। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्काइल हैलाइड आपके कैसे हैं, आयनिक नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं।
तो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और बाद में जो इंटरेक्शंस होगा, अगर बाद वाला इंटरेक्शन पहले वाले इंटरेक्शन से कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बाद वाला इंटरेक्शन पहले वाले से स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज उसमें घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भैया नहीं घुलेगी। क्लियर है बात? तो हम क्या कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड, क्या कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर। ठीक है, बात ये बिल्कुल सही है, आर पोलर बट आर इनसोल्यूबल, बट आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों? देखो इसका रीजन मैंने एक तो बताया कि जो बाद में बॉन्ड बनेंगे किसके बीच में, वाटर और एल्काइल हैलाइड के, अगर वो पहले वाले फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है तब घुल जाएगा, या फिर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी रिलीज हो रही है वो उतना तो हो कि वो उसके बॉन्ड को तोड़ सके। क्लियर है ना इतनी बात कि भाई एनर्जी, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the intermolecular, break the intermolecular H bond, molecular H bond among water molecules, among water molecule। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? water molecule is much higher than, is much higher than, is much higher than, much higher than energy released, energy released by water हैलाइड इंटरेक्शन। बात समझ में आ गई कि या तो आप फोर्स की फॉर्म में बता दो या एनर्जी की फॉर्म में। ठीक, क्या बताया मैंने कि भाई वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो एल्काइल हैलाइड है वो पोलर है, उनमें जो इंटरेक्शन है और जो बाद में इंटरेक्शन होगा एल्काइल वाटर में, अगर बाद वाला इंटरेक्शन पहले वाले इंटरेक्शन से कैसा है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ उसमें कैसी होगी, इविसिबल है। और दूसरा जो एनर्जी रिलीज है वो इतनी तो कम से कम एनर्जी रिलीज हो कि उनके बॉन्ड को ब्रेक कर सके। अगर वो नहीं है इतनी एनर्जी तो नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी, क्या याद आ रहा है आपको कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से। कुछ याद आ रहा है क्या या नहीं? हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी से। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो कि बार बार जो बॉन्ड बनने वो पहले वाले से स्ट्रांग हो, या जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी तो हो कि बॉन्ड को ब्रेक कर सके। हाँ या ना? चलो भाई, क्लियर है ना बात? देखो लिखने का प्रॉपर तरीका है ये, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो बच्चों, डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो चीजों पे आपकी डिपेंडेंसी है, एक चार्ज और सेपरेशन। ये दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब अगर आप क्लोरोबेंजीन की बात करें, ठीक है भाई, देखो क्लोरोबेंजीन और दूसरा है आपके पास प्यारे बच्चों साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये आपके पास है। तो जो क्लोरोबेंजीन है, ये जो आपका क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, इन लोन पेयर्स का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से यहां पर आपको कैसा दिखाई देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाई देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा प्यारे बच्चों। और पार्शियल डबल बॉन्ड आया तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी इस प्योर सिंगल बॉन्ड से तो कम हो जाएगी, नहीं होगी? अब सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ कम हो गई यानी कि डिस्टेंस कम हो गई, तो डायपोल मोमेंट भी तो घटेगा, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन, समझ में आ रही है बात? क्लोरोबेंजीन CCl bond has, CCl bond has some double bond character, डबल बॉन्ड करेक्टर। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो इट्स बॉन्ड लेंथ स्मॉलर, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी प्यारे बच्चों, स्मॉलर, बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर। क्लियर है इतनी बात कि भाई रेजोनेंस की वजह से, यानी कि उसके जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग में डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, डायपोल मोमेंट कम हो गया।
जबकि हेक्साइल क्लोराइड के अंदर प्योर सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्लियर है इतनी बात? सोच लो एक बार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गिव रीजन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो बच्चों, जो ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो आपका एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, जबकि जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो आपका ब्रांच है। तो मैंने आपको बताया था जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, अगर मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, लेकिन जितना ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या हो जाएगा, कम। तो यानी कि ब्रांच के इन्वर्सली है। अगर हम ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें तो ये आपका होगा CH3, CS2, CS2 और CS2Br, ठीक। जबकि मैं टर्शरी की बात करूं तो प्यारे बच्चों CH3, CS3, CH3 और आपका हो जाएगा Br, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि इन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बीइंग ए ब्रांच चेन मॉलिक्यूल हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कह सकते हैं कि भाई जो आपका टर्श एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो कैसा है, स्ट्रेट चेन है, जिसकी वजह से, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड being a straight chain, being a straight chain molecule, straight chain molecule, ठीक है प्यारे बच्चों। have strong, have strong intermolecular, strong intermolecular forces, ठीक है ना। whereas tertiary butyl bromide being a branched chain, ठीक है इतनी बात कि branched chain। चलो भाई, branched chain molecule have weaker intermolecular forces, have weak intermolecular forces due to smaller surface area। क्लियर है इतनी बात कि भाई उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम हो गए हैं और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? सोच लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में भी? चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए कायरल सेंटर। देखो बच्चों, पहले मैं आपको कायरल बताऊंगा। देखो इन क्वेश्चंस करने से ये नहीं है कि आपको थ्योरी नहीं आती, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि थ्योरी भी नहीं आएगी तो भी आप क्वेश्चन करोगे। अब देखो कायरल क्या है, पहले कायरल बताता हूं। यानी कि ऐसा कार्बन कह लो या कोई भी आप सेंटर बोल सकते हो कि कार्बन एटम की बात करूं, जनरल भी अगर मैं बात करूं, तो जिसमें आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड नजर आए और चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। क्लियर है? जैसे कि आपके पास ये है और ये मान लो आपके पास 4 ग्रुप, ये मान लो A है, ये B है, ये D है और ये E। तो ये आपका कैसा है, कायरल। यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हों। अब आप चेक कर लो। देखो जैसे पहले की बात करें तो आपको एक CH3 दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, एक H भी नज़र आ रहा है, एक Br भी नज़र आ रहा है और एक CH3। तो देखो ये दोनों तो सेम हो गए, तो भैया ये तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले में देखो CH3 है, फिर H भी नज़र आ रहा है, एक Cl भी नज़र आ रहा है और CH2Br भी आ रहा है। हाँ, तो ये प्यारे बच्चों आपका कायरल है, क्योंकि चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि ये ठीक है। ओके, चलो भाई आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो बच्चों SN2 की अगर बात करें तो आप क्या ध्यान दोगे कि SN2 रिएक्शन वहां तेज होती है जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, भीड़ भाड़ कम हो, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, जो ये आपको क्लोरोबेंजीन नजर आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोरीन जो आपको दिख रहा है, इसके जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर आपको क्या नजर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। कैसा नजर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से सबसे कम रिएक्टिविटी तो इसी की हो जाती है, तो सोचना नहीं है।
अब देखो यहाँ पर ये जो Cl है ये आपका कैसा है, सेकेंडरी, जबकि ये आपका प्राइमरी है। तो जहां पर स्टैटिक हिंड्रेंस कम होगा वहीं पर SN2 ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा SN2 का रेट सेकंड का है, फिर आपका प्यारे बच्चों फर्स्ट है, और सबसे कम आपका थर्ड है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। क्या याद रखोगे जब भी SN2 दिमाग में आए? SN2 का मतलब समझ रहे हो, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? जहां पर आपका एक रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल एक लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने कि जहां पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर रहा है एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को, उसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना इतनी बात? अब SN2 में देखो बच्चों क्या होता है कि आपका जो जाने तो जो ग्रुप जाता है अपने लोन पेयर को, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें लेके जा रहा होता है, उसे हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं, और जो आके जुड़ रहा है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है किस पर? दोनों लोगों पर। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों? एक आपके जाने वाले ग्रुप पर भी और एक आपके न्यूक्लियोफाइल पर भी। तो उस को हम बोल रहे हैं SN2, और ये डिपेंड करती है लेस स्टेरिक एंडर। जब भी देखोगे तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 2 और सबसे कम 3। तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? SN2 की थोड़ी बहुत बात आई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन कंपाउंड्स वाई। ठीक है भाई, देखो बच्चों अगर हम Mg की ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, आपका मिलेगा MgBr। ठीक है, क्या मिलेगा? MgBr। अब हम इसकी रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? यहाँ पर देखो आपका H आ जाएगा, ये साइक्लो एल्केन हो जाएंगे, और दूसरा बार बच्चों MgOHBr। कैसे? देखो होता क्या है कि जो आपको Mg नज़र आ रहा है उस पर पार्शली यहाँ पर देखोगे तो ये आपका पार्शली पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शली नेगेटिव, और जो H2 है उस पर भी अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पर प्लस। तो इसको आप यहीं पे तो जोड़ोगे और इसको आप यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? कि आपने रिएक्शन कराई, ग्रिग्नार्ड एजेंट बना, और ग्रिग्नार्ड एजेंट की अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन मिलते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है बच्चों? तो हमारा हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, एनेंशियोमर डिफर ओनली, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। देखो भाई एनेंशियोमर्स जो होते हैं डिफर ओनली रोटेशन ऑफ किस पर? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है भाई, देखो एनेंशियोमर होते क्या है? ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर द मिरर इमेज, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते। वो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। उनमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस उसके रोटेशंस का होगा कि वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलो भाई अगली बार देखते हैं क्वेश्चन। असर्शन, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बात है बिल्कुल। देखो भाई मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो क्लोरोबेंजीन है वहाँ पर क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं उन लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। इस जगह पर क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। और इसकी वजह से प्यारे बच्चों एक क्या आ जाती है? इसकी वजह से आपको एक ये कह सकते हो कि रिएक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। भाई पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड टूटना और मुश्किल हो गया। पहले तो फिर भी सिंगल बॉन्ड था, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब कह रहा है नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेज इट्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों ये बात भी सही है, अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते चले जाओगे, यहाँ Cl और यहाँ पर आपने NO2 लगा दिया, तो ये जो होता है एक विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत तगड़ा विड्रॉइंग ग्रुप है, -M इफेक्ट शो करता है। और विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन कह रहा भैया मेरे लोन पेयर ले लो,
यही तो कह रहा है। तो जितने ज़्यादा आप NO2 ग्रुप लगाओगे उतनी ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, नहीं असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों? बी। बात समझ में आ रही है कि क्लोरीन ने अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कराया, यानी कि रेजोनेंस की वजह से वहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर हम उसी रिंग पर ऑर्थो पैरा या दोनों ऑर्थो पर लगा दो या पैरा पर लगा दो, अगर NO2 ग्रुप को लगाओगे तो विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो भाई, द रिएक्शन गिवन बिलो इज कॉल्ड। देखो भाई, अगर हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड लेते हैं जैसे CH3Cl है, इसकी रिएक्शन कराऊं Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्यारे बच्चों आपकी जो रिएक्शन होती है वो वुड्स रिएक्शन होती है, तो बनता है CH3CH3। और अगर मैं सिर्फ ये लेता हूं एराइल हैलाइड जैसे Cl ले लिया और फिर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये आपकी फिटिज रिएक्शन होती है। लेकिन ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दोनों नजर आएंगे, नहीं आएंगे दोनों नजर? कि आपको एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दोनों दिख रहे हैं, तो उसमें आपकी जो रिएक्शन होगी वो वुड्स फिटिज रिएक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लो एक बार। चलो भाई, रैस्माइजेशन अकरिंग। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप SN2 और SN1 को थोड़ा सा भी जानते हैं, किसको? SN2 और SN1 को। तो देखो SN2 रिएक्शंस के अंदर जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी कि बॉन्ड का टूटना और जुड़ना साथ साथ होता है, तो उसमें इन्वर्जन होता है। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 के अंदर देखो, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो यहां पर CH3 है, कोई भी आप ग्रुप लगा सकते हो, समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। और एक CH3 मान लो यहां जुड़ा हुआ है ऐसे, ये ठीक है, और एक CH3 है और यहां पर मान लो एक पॉजिटिव है। अब इस पर अगर आप देखो ध्यान से तो जो अटैक है वो फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है। अगर मैं कहूं, अगर मान लो सपोज करो OH माइनस आप अटैक करा रहे हो तो फ्रंटल अटैक भी हो सकता है। अगर फ्रंटल अटैक हुआ तो इस केस में रिटेंशन होगा और आपका क्या मिलेगा? COH CH3 और यहां पर एक CH3 हो जाएगा और एक आपका EaCH3 हो, सही। लेकिन अगर रेयर अटैक हुआ या बैक से अटैक हुआ तो इस केस में प्यारे बच्चों आपका इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन, ठीक। इस केस में इन्वर्जन हो रहा है और फ्रंट वाले अटैक में आपका रिटेन हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई? मैं बात कर रहा हूं SN1 की। तो SN1 में आपको प्यारे बच्चों दोनों पॉसिबिलिटी नजर आ रही हैं, हाँ या ना? हमसे पूछा रेस्माइजेशन अकर, तो आप समझ जाओ कि अब रेस्माइजेशन किस में होगा। तो रेस्माइजेशन SN1 के अंदर होता है, क्योंकि फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैक से भी। एक में इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेन भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात इतनी? मैंने कहा ना SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट है, बैक से अटैक होता है, रेयर अटैक होता है, तो उस केस में आपका रेस्माइजेशन नहीं होता। क्लियर है ना बात? पक्का? चलो भाई, the conversion of alkyl halide into an alcohol by aqueous NaOH is classified as। देखो बच्चों, अगर एल्काइल हैलाइड की हम एल्कोहल से करते हैं, एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कोहल एक्वस NaOH से, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ध्यान रखोगे, अगर एक्वस NaOH है, क्या है? एक्वस NaOH, तो कैसी रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कि देखो आपका जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा वीकर न्यूक्लियोफाइल को। ये हमारी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ें। आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो बच्चों, अगर मैं आपको एक जनरल बताऊं तो जो बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें तो देखो फिलहाल सबसे, हमसे पूछा सबसे ज़्यादा कौन है,
ठीक है भाई। तो आप अगर इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड देखो, एक तो देखो ये वाला है, ये और ये दोनों के दोनों आपके बिनाइल हैलाइड हैं, और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो मैंने आपको बताया था क्लोरोबेंजीन तो सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका बिनाइल हैलाइड होता है, और उससे ज़्यादा आपका प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा की अगर आप बात करें रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, बेंजाइल इसकी। फिर उसके बाद जो नंबर आता है प्यारे बच्चों, वो आता है आपका एलाइलिक का। किसका आता है? एलाइलिक, इसका। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्योर सिंगल बॉन्ड है। क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके बिनाइल आ जाते हैं। ठीक। और सबसे कम आपकी ये है। ओके, समझ में आ गई बात? तो इसमें तो देखो सबसे ज्यादा आपका कौन सा हो गया? प्योर सिंगल बॉन्ड वाला। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलो भाई। Okay, read the passage given below and answer the following question. The substitution reaction of alkyl halide mainly occurs by SN1 or SN2 mechanism. Whatever mechanism alkyl halides follow for the substitution reaction to occur, the polarity of the carbon halogen bond is responsible for this substitution reaction. The rate of SN reaction are governed by the stability of carbocation, whereas the SN2 reaction steric factor is the descending factor. If the starting material is a chiral compound, we may end up with an inverted product or racemic mixture depending upon the type of mechanism. Followed by the alkyl halide, cleavage of either with HI is so governed by steric factor and stability of carbocation, which indicate that in organic chemistry, these two major factors help us in deciding the kind of product. ठीक है भाई। तो इन भाई साहब ने ये कहा कि भाई SN1 और SN2 के बारे में बोला, और ये कहा कि जो SN1 होगी वो वहां होगी जहां पर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, और SN2 वहां होगी जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ओके। Predict the stereochemistry of the product formed with an optical active alkyl halides undergo substitution reaction by SN1 mechanism. देखो बच्चों, जो SN1 मैकेनिज्म होती है उसमें रेसमाइजेशन होता है। क्या सा होता है? SN1 में रेसमाइजेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये वाला। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रंटल अटैक भी है और रेयर अटैक भी है, तो इसकी वजह से इसमें आपको इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको रैस्मिक मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है ना? तो क्या हो गया? SN1 मैकेनिज्म के अंदर आप कह सकते हो कि भाई रिएक्शन इन SN1 प्रोसीड विद रैस्माइजेशन। कह सकते हैं कि भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप ये बोल पा रहे हो आराम से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन SN1 प्रोसीड्स विद रैस्माइजेशन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है प्यारे बच्चों, इस वजह से आप कह सकते हो कि रैस्माइजेशन है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेट। देखो भाई, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि आप जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप पास कराते हो, तो या तो वो उसे क्लॉकवाइज घुमाता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है या सीधी निकाल देता है। ठीक है ना? क्लॉकवाइज अगर घुमा रहा है, यानी कि हम उसकी बात कर रहे हैं लेफ्ट, मान लो सपोज करो वो लेफ्ट घुमा रहा है तो उसे हम लीवो रोटेटरी, अगर वो राइट घुमा रहा है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है ना? और बात आ रही है कि भाई किससे मेजर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम उसको मेजर करते हैं पोलैरीमीटर से। किससे मेजर कर रहे हैं इसको? पोलैरीमीटर। ठीक है भाई, ये भी आपका हो गया। चलो, पोलैरीमीटर से इसको मेजर किया जा रहा। ओके। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय 2-ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक। देखो बच्चों, एल्कोहलिक अगर यहीं पर एक्वस KOH होता तो सब्स्टिट्यूशन होता, और एल्कोहलिक के आते ही एलिमिनेशन होता है, क्योंकि एल्कोहलिक KOH मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो C2H5OH होता, तो जो C2H5O- है ये वाला, तो ये आपका एक अच्छा बेस है। क्या है? बेस। जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तभी तो एक्वस होता है ना, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? चलो भाई, तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 2-ब्रोमो पेंटेन की, जो आपका 39 थे ना? हाँ, चलो ओके। तो इसको देखते हैं पहले कि CS2 याद रहेगी ना बात मेरी, मैंने भी बताया कि भाई एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन है, और एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन है। याद रखना, देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। तो एलिमिनेशन, अब देखो आप इसमें
दो तरफ से एलिमिनेट कर सकते हो, दो तरफ से। कैसे? देखो, अगर मैं यहां से बी आर लूं और जो एच है वो इस वाले से ले लूं, ठीक है ना, तो अब देखो डबल बॉन्ड कहां बनेगा भाई? ये पॉसिबल है, CH3 CS2 CH2 CH डबल बॉन्ड CS2, ठीक है। अब अगर मैं यहां से Br निकाला और H इधर से निकाल दूं, यहां से H, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CS2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये मेजर है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये मेजर है और ये माइनर है? तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, जो आपकी मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है वो मेजर होती है। किसके अकॉर्डिंग? सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो इसमें, देखो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दो एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगी तो प्यारे बच्चों वो स्टेबल होगी। हाँ या ना? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, हाँ या ना? तो ये आपका स्टेबल हो गया। ओके, आगे देखो, गिव वन यूज ऑफ CHI थे। देखो बच्चों, जो आइडोफॉर्म है वो एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। मतलब ना, शुरू में चोट वगैरह लग जाती है हल्की फुल्की, तो आप ये कह सकते हो इज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, कह सकते हैं। कैसे यूज हो रहा है? एंटीसेप्टिक की तरह। चलो भाई, एंटीसेप्टिक। ओके, अगला है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनी सोल इज ट्रीटेड विद HI। चलो भाई 41 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 41 कि आपके पास एनी सोल है, ठीक है भाई, OCS3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HI से, क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले आप H प्लस को जोड़ो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए। ये लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, इस पर जाके ये H प्लस जुड़ गया, तो क्या बना प्यारे बच्चों? आपका बनेगा O प्लस HCS3। अब देखो, अब आप इसको तोड़ोगे, इस तरह से आप इसको तोड़ोगे, देखो यहां से नहीं तोड़ सकते आप CS, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बेंजीन रिंग पर है तो ये बहुत अनस्टेबल है। तो आप यहां से पहले तो आप CH3OH को अलग कर दोगे। किसको अलग कर दोगे? CS3, ये दिख रहा है ना पूरा, ये यहां से लेके चला जाएगा ये, तो ये आपका बन जाएगा यहां पर OH और साथ में बन गया CH3I। तो ये प्राइमरी हैलाइड, देखो कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल है उसे देखना है, ठीक है ना। अब इसमें पॉजिटिव देखो, अगर ये पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग पर आता तो वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, इस पर स्टेबिलिटी कम होती, इसकी वजह से मैंने इसको तोड़ा है, हाँ या ना। तो आप कोशिश करोगे कि प्राइमरी हैलाइड बने, या फिर ऐसा, देखो एक आपको बुक में भी दिखाया हुआ है क्वेश्चन है कि जिसमें आपको टर्शरी हैलाइड, टर्शरी दिख रहा होगा कार्बोकैटायन, तो वहां से किया है। कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी है, तो आप उसे बनाएं, लेकिन इस केस में आपको बनाना पड़ेगा प्राइमरी हैलाइड। बात समझ में आ रही है कि क्यों बनाया है? क्लियर है बात? चलो भाई, तो अपना पैसेज पूरा होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विच विल बी रिएक्ट फास्टर, तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर आप इसको देखो, किसको? बेंजाइल को, बेंजाइल हैलाइड में, तो अगर मैं बेंजाइल की बात कर रहा हूं तो बेंजाइल कार्बोकैटायन प्यारे बच्चों बहुत स्टेबल है, किसके कंपेयर में? इसके साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन के कंपेयर में स्टेबल है, क्योंकि यहां पर भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है कि भाई बेंजाइल कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन एलिफेटिक प्राइमरी साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना, ये ज्यादा स्टेबल है वो उसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये रिएक्ट ज्यादा करेगा। देखो भाई ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन इसलिए कर रहा है ताकि वो अगली स्टेप में ज्यादा स्टेबल हो सके, ठीक है ना। क्लियर है बात? सोच लो। चलो भाई, why is tertiary butyl bromide are more reactive towards SN1 region as compared to N-butyl bromide? देखो बच्चों, SN1 रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं
तो जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो बातें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कि अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी प्यारे बच्चों, तो समझ लेना 1 डिग्री से ज्यादा 2 और 2 से 3, वहां SN1 की प्रेफरेंस होगी। अगर देखो मैं टर्शरी ब्यूटाइल की बात करता हूं, CH3, CH3, CH3 और Br, जब यहां से ये Br जाएगा, लीविंग ग्रुप जाएगा, तो क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चों, आपका जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो देखो कौन सा है, 3 डिग्री। ठीक वैसे ही जैसे किसी एक भिखारी को तीन तीन दानी ग्रुप मिल, तीन तीन दानी लोग मिल जाएं कि ले भाई भाई ले भाई, तो उसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तीनों कह रहे हैं भैया ले ले हमसे, ले ले हमसे, ले ले, तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर बात करते हो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, किसकी बात कर रहे हो, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, चलो भाई, इस केस में जब आप देखोगे तो आपको 1 डिग्री नजर आएगा कार्बोकैटायन, जो कि 3 डिग्री से बहुत कम स्टेबल है। बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये 1 डिग्री है और वो 3 डिग्री है। क्लियर है ना बात? SN1 सुनते ही दिमाग में आए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और SN2 सुनते ही दिमाग में आए स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना? चलो भाई, out of chlorobenzene and cyclohexyl chloride which one is a more reactive towards nucleophilic substitution reaction। देखो भाई, क्लोरोबेंजीन अभी मैंने आपको बताया, देखो चीजें ज्यादा नहीं है, कम चीजें हैं, वही बार बार आ रही है, तो आप अच्छे से समझो ताकि याद रहे। अब देखो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव ज़्यादा है। उसका रीज़न देखो मैंने बताया था कि जो क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं, इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग के अंदर इनका डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन, जिसकी वजह से यहां पर आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखता है। क्या दिखता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ओके। जबकि यहां आपको प्यारे बच्चों एज अ प्योर सिंगल बॉन्ड दिखेगा। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? यहाँ सिंगल बॉन्ड है, जबकि वहां पर आपका ये दूसरा, ये भी कह सकते हो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बात समझ में आ गई? एक sp3 है तो दूसरा sp2 है। हाँ या ना? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ें। Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? मैंने आपको बताया जब भी SN2 देखो स्टेरिक हिंड्रेंस पर नजर मारो, तो ये आपका 2 डिग्री है, जबकि ये आपका 3 डिग्री है। ठीक है ना? एक 2 है और एक 3 है, तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये रिएक्टिव ज़्यादा है। रीज़न आपके पास है कि स्टेरिकली लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक, इतनी बात, यानी कि जिसके अंदर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट होगी वो आपका प्यारे बच्चों क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा। याद रहेगी बात? हाँ या ना? SN2 देखते ही दिमाग में स्टेरिक हिंड्रेंस आए, तो समझ में आ गई कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो भैया ये है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Out of chlorobenzene and benzyl chloride, which one get easily hydrolyzed by aqueous unit? देखो ये फिर से वही आ गया कि क्लोरोबेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन है, और दूसरा क्या है? बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक, अब देखो एक्वस एन्यूएस से बात चल रही है, तो हमारा जो बेंजाइल क्लोराइड है वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये जो आपका बन रहा है बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये स्टेबल है, तो क्या होगा? हम कह सकते हैं ये रिएक्शन जो हो रही है इसका सीधा सा मतलब है कि फॉर्मेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बेंजाइल
कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक। जबकि इसके अंदर अभी हमने देखा पार्शियल डबल बॉन्ड है। प्यारे बच्चों, अब तो याद हो गया होगा, देखते ही दिमाग में आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, हाँ या ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, हाँ या ना। क्लियर है इतनी बात? पक्का? सोच लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ, ठीक, विच इज अ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एस एन वन यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, जबकि ये आपका प्यारे बच्चों 2 डिग्री है। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज अ मोर स्टेबल ड्यू टू, यानी कि जो भी कार्बोकैटायन 3 डिग्री, देखो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 है और फिर 1 है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ 3 डिग्री है ही नहीं। तो हम किसको देख लेंगे? हम देखेंगे 2 को। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? वो उसका रीज़न है 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एसएन वन। देखो फिर से एसएन वन आ गई। तो एसएन वन के अंदर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी। देखो C4H9Br है, तो कोशिश करो प्यारे बच्चों कि आप 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सको, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो क्या बनेगा देखो, CH3 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 और Br, ठीक है ना, ये वाला। क्योंकि इससे जो बनेगा वो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है 2 से और 1 से। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी SN2 आए तो आप लेस स्टैटिकली हिंडर्ड को देखो। देखो ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है, तो लेस स्टैटिक हिंडर्ड कौन है? 1 डिग्री। तो ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? SN1 आई तो देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और अगर SN2 आए तो देखोगे लेस स्टैटिक हिंड्रेंस, हाँ या ना। चलो आगे बढ़े। विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग। देखो फिर से वही आ गया, क्या है ये? 1 डिग्री, और क्या है ये? 3 डिग्री। खत्म। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इज मोस्ट स्टेबल। कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लो, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई। देखो भाई, इस बार ध्यान से सुनना। देखो ये भी आपका 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब ब्रोमीन और आयोडीन है, तो जो आयोडीन है वो I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। कैसा है? सबसे बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप, देखो इसमें दोनों में प्राइमरी प्राइमरी है, लेकिन अलग कौन है? लिविंग ग्रुप जो जानने वाला है। तो आयोडीन यानी आई माइनस जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, किससे? इससे। तो जो SN2 होगी वो किस में फास्ट होगी? इसमें SN2 फास्ट होगी। रीजन, आई माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि कायरल मॉलिक्यूल आप देखोगे तो सबसे पहले उस कार्बन एटम को देखो कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि आपको क्या चेक करना है कि sp3 हो और 4 डिफरेंट ग्रुप हो, 4 डिफरेंट ग्रुप। ये चीज देखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इस पर ध्यान दूं तो देखो इस वाले केस में इसमें एक तरफ मिथाइल है, ठीक है, और एक तरफ इथाइल है, C2H5 है, एक तरफ H है और दूसरी तरफ Cl है। तो भैया चारों अलग है, यही होगा। जबकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक Cl है, फिर आपके पास H है और दूसरा भी H पे है, और ये आपका कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन इसमें है आपके। तो आपका हो जाएगा CH3 और CH2 और CH2। क्लियर है? चारों कार्बन हो गए, ठीक है भाई। तो ये आपका कायरल है, कौन सा वाला? पहला वाला। क्लियर? कायरल मॉलिक्यूल सुनते ही दिमाग में sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विच हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है ना।
विच हैलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2। देखो मैंने आपको बताया अगर दोनों पर सेम स्टेरिकली हिंडर्ड हैं तो उसमें I माइनस बेटर लीविंग ग्रुप होगा, तो CH3I will give faster SN2. Reason, I minus is a better leaving group. I minus is a better leaving group. Lg मतलब leaving group। अब इसकी बात करें, देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है, टर्शरी है, जबकि दूसरा वाला प्राइमरी है। तो ये वाला आपका मोर रिएक्टिव होगा। रीजन है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि ये प्राइमरी है। या आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि जिसमें स्टेरिक हिंडर्ड कम होगा तो मैं लिख सकता हूं कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ क्राउड कम है वहां पर SN2 फास्ट है, तो इसमें CH3Cl होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई अगले की ओर जाते हैं। ओके, एल्कोहल है। देखो भाई एल्कोहल अगर जब भी आपको दिखे और PCl5 से रिएक्शन करो तो तुरंत बना दो CH3CHClCH3। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो आपको ये AgCN दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? AgCN। तो देखो ये जो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसमें मोर देन वन साइट अटैकिंग हो, जिस यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें आपको मोर देन वन अटैकिंग साइट्स दिखती हैं, तो हम बच्चों उन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये जो AgCN है, ठीक, ये आपके पास है, तो यहां पर आपका कैसा बॉन्ड बन रहा होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसीलिए जो इसका जो लोन पेयर है ये अटैक करता है। कौन सा? ये। और जब ये रिएक्ट करेगा तो प्यारे बच्चों आपको आइसोसाइनाइड नजर आएगा, CH3 CH CH3 और बनेगा NC। ठीक है इतनी बात? यानी कि इससे कराई PCl5 से तो OH हटा और Cl जुड़ा, लेकिन जब हम AgCN से करा रहे हैं तो देखो अटैकिंग आपने अगर ध्यान दिया हो तो KCN और होता है। तो KCN वाले केस में तो दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है, किससे? कार्बन से भी और लोन पेयर से भी। लेकिन CC बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है CN बॉन्ड से, इसलिए जो मेजर बनता है वो C वाला बनता है कि कार्बन से अटैक हो। लेकिन AgCN वाले केस में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए जो अटैक होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां से बॉन्ड बनेगा? नाइट्रोजन से। चलो भाई, अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी आपको एल्कोहलिक KOH नजर आए, क्या नजर आए? एल्कोहलिक KOH, तो आपको एलिमिनेशन करना है, यानी कि यहां से Cl निकालोगे और उसके पड़ोस वाले से आप H निकालोगे, और इस तरह से H निकालना है। इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि आपको सज्जर प्रूफ, यानी कि जो भी एल्कीन बनेगी प्यारे बच्चों वो आपकी कैसी होनी चाहिए? मोर एल्काइलेटेड। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? सोच लो, बहुत आसान है। अब देखो HBr से करानी है तो छोटा सा अपना रूल है, कौन सा? मार्कोनिकोव। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आप हेलोजन को वहां जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बनेगा CH3 CH Br CH3। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों बात समझ में आ गई? इसमें मैंने देखो दो काम की बात बताई है। एक कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल मोर देन वन अटैकिंग साइट रखते हैं उनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और अगर KCN से है तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि C से भी अटैक हो और N से भी, लेकिन मेजर वो है जो C से। क्यों? क्योंकि CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिवली CN के। ठीक है ना? लेकिन AgCN में जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन से ही होगा। ठीक है ना? और क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। बात समझ में आ रही है? देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे? चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।